नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर छपड़ता के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, पीएम मोदी सरकार की मुश्किलें एनडीए गठबंधन के दौर में कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही है। और ये मुश्किलें ऐसी नहीं है कि विपक्ष की तरफ से है, ये मुश्किलें विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के तरफ से भी सर उठाती हुई दिख रही है। दरअसल सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को, बहुत ही शानदार आर्टिकल है, लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा, सरकारों के कार्यप्रणाली और इन सब से ऊपर लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संस्थाओं को जिस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, उस पर एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल उन्होंने लिखा। ये बात है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती थी तब भी अनेक ऐसे मौके आते थे जब इन सब संस्थानों को लेकर के, इनकी शुचिता को लेकर के कांग्रेस के ऊपर भी उंगलियां उठी थी। हाँ, उतनी उंगलियां नहीं उठी जितनी पीएम मोदी सरकार पे उठी, वहां इक्का दुक्का उठती थी। खैर, सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा, जो आर्टिकल लिखा, उसका मर्म ये था कि वर्तमान सरकार आम सहमति की बात तो करती है, सरकार कंसेंसस यानी सर्वमत की बात तो करती है, लेकिन हठयोग से वर्तमान मौजूदा सरकार पीछे नहीं हट रही। हठयोग यानी सरकार का अपना जिद, सरकार की अपनी वो कोशिश, जिस कोशिश के सहारे सरकार हठ धर्मिता को आगे रखकर इस भारत देश को चलाने की कवायद करती रही है। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर सोनिया गांधी का निशाना था। 18वीं लोकसभा के शुरुआती दिनों को ही उन्होंने बहुत आदर्श स्थिति नहीं माना और सीधा लिखा कि जब विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है, नीट के मुद्दे को उठाना चाहता है, वह भी उठाने नहीं दिया गया। और वहीं संसद के भीतर जिस प्रकार से कार्रवाई चलती हुई दिखाई पड़ रही है, वो कम से कम सर्वमत या आम सहमति की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, उससे कतई भी मेल नहीं खाती है। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी ने तमाम सारी बातें कही, नीट के ऊपर भी बात की, कंसेशनस के ऊपर बात की, इस सब के ऊपर आगे बढ़ करके लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार के चलने और चलाए जाने को लेकर के भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, एक संसद सदस्य के तौर पर, पार्लियामेंट के मेंबर होने के तौर पर, ये बात जाहिर होनी चाहिए कि एक सांसद ने 20-25 सालों से जो महिला संसद भवन के भीतर है, उन्होंने जिस प्रकार से इस भारत देश में संस्थानों के गिरते हुए स्तर और आम सहमति के घटते हुए स्तर, नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, इन सब को जोड़ करके एक लंबा चौड़ा जब आर्टिकल अंग्रेजी अखबार में लिखा है, तो उस आर्टिकल से सत्ता पक्ष को कुछ सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन उस आर्टिकल ने और उस आर्टिकल के बाद उपजी हुई परिस्थिति के बीच पीएम मोदी और अमित शाह की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। सिर्फ ये सोनिया गांधी का आर्टिकल होता, उसमें आम सहमति के अभाव की गुंजाइश नहीं होती, तो ये बात अलग थी। अब नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के भीतर जो 3 डिमांड रखा, उससे सोनिया गांधी के लेख का महत्व बढ़ जाता है। उनके आर्टिकल को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखने की जरूरत महसूस होती है। वहीं नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने क्या मुद्दे उठाए, वहां भी नीट का मुद्दा उठा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नीट के मुद्दे को लेकर के कहा गया कि इसको व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखे जाने की आवश्यकता है और ये अनदेखा भारी पड़ सकता है। जो 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस दौर में पास किए गए, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक तरफ से सोनिया गांधी ने पहल किया और वहीं दूसरी तरफ से नीतीश कुमार ने मौके पे चौका लगा दिया। और यही मौके पे चौका मारने की रणनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। आम सहमति का अभाव पूरे देश को एक नजरिए से देखने की बात, और इन सबसे आगे बढ़ करके संस्थाओं को सरकार के साथ कंसेशनस के साथ चलाए जाने की राजनीतिक परिपाटी, और इस परिपाटी के बीच जब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जब 3 प्रस्ताव महत्वपूर्ण लेकर के आता है, जिसमें एक प्रस्ताव बिहार में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को, जो एक ऑथेंटिक डेटा के आधार पर है, जो जाति जनगणना के बाद सोशल इकोनॉमी और कास्ट सेंसस के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जो आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया था, उस आरक्षण को, जिसको पटना हाई कोर्ट मैंने उसको निरस्त किया, जिसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया, क्या उस पर पीएम मोदी सहमति बना पाएगी? दूसरी मांग बिहार को स्पेशल पैकेज, और तीसरी मांग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा है। ये 3 मांग जो बिहार सरकार की केंद्र सरकार से है, कि आम सहमति के दायरे से बाहर है ये? क्या इस भारत देश के पिछड़े राज्यों को आगे आने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या झारखंड, क्या ओडिशा और क्या उत्तर प्रदेश का अधिकांश इलाका, क्या उन सबको
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों के साथ compete करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? और वहीं देश को जब एक ही नजरिए से देखने की बात आती है, तो क्या ये सरमत का विषय नहीं होना चाहिए? कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के आर्टिकल के बाद नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से राजनीतिक प्रस्ताव पारित कराया, उससे तो ये बात साफ जाहिर होता है कि सबसे पहले आम सहमति की बात सोनिया गांधी ने तो दूर तक देखी। पहले अपने गठबंधन के अधीन तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी काम करके दिखाए। उस गठबंधन के भीतर आखिर पिछड़े राज्यों के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है? 10 साल के एक दलीय शासन व्यवस्था जैसी प्रणाली में जहां अकेले भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अकेले बहुमत हासिल था, क्या किया देश के पिछड़े राज्यों के लिए? जहां पर बिहार था वही है, जहां झारखंड था वही है, जहां उत्तर प्रदेश की स्थिति है कमोबेश वही है, जहां ओडिशा है वहीं पे है। तो फिर सवाल ऐसे में उठता है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया जेडीयू की तरफ से, क्या उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आम सहमति है? अगर सहमति होती तो प्रस्ताव पारित करने की जरूरत ही नहीं होती। विशेष पैकेज की बात और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को स्वीकार करने के बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब ये बात करेंगे। अब इस तरह की बात अपने आप में कहते हैं ना अलोकतांत्रिक है, लेकिन 2017 में तो सत्ता आ गए नीतीश कुमार के साथ, और अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? और जिस आरक्षण बढ़ाने के फैसले को बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मौजूद मजबूरी में ही सही लेकिन समर्थन दिया था, आखिर उसको नवीं अनुसूची में डालने की में दिक्कत क्या है? एक तरफ आम सहमति का मामला, दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्शन से यानी मतभेद का मुद्दा, और वही मतभेद और सहमति के बीच जो गुंजाइश दिखाने की जो परंपरा होती है ना, उसे ही लोकतंत्र के सबसे बड़ी खूबसूरती माना जाता है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी क्या ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी को धरातल पे उतार पाएंगे? मदर ऑफ डेमोक्रेसी इतिहास का बखान करने जैसी है, और ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ये हकीकत में उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की अवधारणा को जमीन पे उतारने जैसा है। सोनिया गांधी के बातों का लबोलबाब यह है कि कंसेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। जिस गठबंधन के भीतर कंसेशनल बिल्डिंग नाम जैसे कोई चीज नहीं, जहां सहयोगियों पार्टी को भैंस बकरी चराने वाले मंत्रालय थमा दिया जाता है, वहां की स्थिति ये होती है कि सहयोगी दल को भी अब जिसको सर पे चढ़ करके, जिसको राजनीतिक तौर पे सियासी तौर पे कहते हैं मुहावरों के शक्ल में कि सर पे चढ़ करके काम कराना, जैसे चंद्रबाबू नायडू अटल जी के दौर में यूनाइटेड फ्रंट के दौर में काम कराते थे, लेफ्ट फ्रंट यूपीए 1 के दौर में काम कराता था, उस तरह से क्या नीतीश कुमार काम कराने की स्थिति में इस बार हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हठ धर्मिता का रवैया नहीं छूटा। लोकसभा के भीतर ओम बिरला जिस प्रकार से विपक्षी सांसद को कहते हुए नजर आते हैं कि चलो बैठो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नर्सरी यूकेजी एलकेजी का बच्चों को पढ़ाने वाला क्लास टीचर बच्चों को डांट रहा है। माननीय संसद सदस्यों के साथ देश के सबसे बड़ी पंचायत के भीतर उस पंचायत के कस्टोडियन के द्वारा इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार से अशोभनीय भाषा, क्या यह कंसेशनस का परिणाम है? एक तरफ सोनिया गांधी सवाल उठाती है, वहीं सोनिया गांधी के सवाल उठाने के बाद अभी सहयोग है या प्रयोग है? नीतीश कुमार अपने मांग को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह करे तो क्या करे? सर्व अनुमति की, सम्मति की, सर्वमत की, वो तमाम तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जुमले सामने लेकर के आएंगे कि देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, यानी सरकार चलाने के लिए बहुमत और देश चलाने के लिए सर्वमत की जरूरत है। तो देश चलाने के लिए सर्वमत चाहिए, तो सर्वमत की परिभाषा में जो सदन में राहुल गांधी कर रहे थे, क्या वो नीट की परीक्षा उसमें नहीं आती? जो नीट में पेपर लीक का मामला हुआ, उस पेपर को रद्द करके दोबारा से नीट का एग्जाम कराया जाना उस सर्वमत के दायरे में नहीं आता है क्या? क्या बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना या कुछ स्पेशल सुविधाएं दे करके मेन स्ट्रीम में खड़ा कर देना, क्या ये सर्वमत के दायरे में नहीं आता है क्या? क्या संसद को सुचारू रूप से चलाया जाना, सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष के साथ सम्मान का व्यवहार करना और जनहित के मुद्दों पर सरकार का संसद के साथ, विपक्ष के साथ, सहयोगी राजनेताओं के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ना, क्या सर्वमत से आगे की बात? ये सर्वमत से ये सारी चीजें बाहर है। आम परिभाषा में कोई चीज नहीं आती, या कंसेशनस या आम सहमति
किसको कहा जाए? क्या उसको कहा जाए जिसमें संसद के भीतर जय श्री राम, 400 पार और भी क्या क्या नारे लगते हैं? 400 पार का नारा अगर इस दौर में फेल हो जाए तो फिर उसके बाद सर्वानुमति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाने की बजाय पहले एनडीए की सहयोगी की बैठक बुला ली जाए और फिर उसके बाद एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाकर यही सर्वमत का एक चोला ओढ़कर उन सांसदों के बीच से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज को, संभावित आवाज को दबाने के लिए सर्वमत का एक ढोंग रच दिया जाए। क्या यही सर्वमत है? दरअसल एक तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के इस खेल को समझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सहयोगी दल भी समझ रहा है। मौका उपयुक्त तलाशा जा रहा है और उपयुक्त मौके के तलाश के पहले तमाम तरह के सहमत के खेल अभी और भी देखने को मिलेंगे। और इस सहमत के खेल के पहले आपने ये भी देखा होगा कि संसद के भीतर सदन में सरकार के वरिष्ठ मंत्री में शामिल किरण रिजिजू के सामने एक निर्दलीय सांसद के द्वारा नसीहत दी जाती है कि आप हमें सिखाइएगा, आप दूसरे की कृपा पर चुन करके आए हैं और 4 बार निर्दलीय चुन करके आए, ये 6ठी बार चुन करके आए। ये निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बात कहा। अगर आम सहमति से सरकार चलाने की रवैया होता, अगर वो रवायत सरकार बना के रखा होता तो ये सब बोलने और कहने की नौबत नहीं आती। नीतीश कुमार को राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर सेंट्रल से 3-3 डिमांड रखने की नौबत नहीं आती इस दौर में। और अभी तो शुरुआत हुई है भैया, अभी तो डिमांड का पुलिंदा लेकर के, अपनी मांगों का पुलिंदा लेकर के हर डिपार्टमेंट के पास चंद्रबाबू नायडू के लोग पहुंचने ही वाले हैं। कुछ मंत्रालयों में पहुंच तक गए हैं और 13.5 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ तक की बात होती है। जो 13.5 लाख करोड़ के वित्तीय घाटे की वाले राज्य में जब वो डिमांड की फहरिस्त दिल्ली पहुंचेगा तो न केवल निर्मला सीतारमण और सर्वमत, हठधर्मिता और बहुमत इस सबसे आगे बढ़कर के सरकार चलाना और देश चलाना गठबंधन के दौर में किस प्रकार से एक बेहद खूबसूरत आर्ट होता है ना, उस आर्ट को सीखने की उम्र जब निकल गई हो तो उस उम्र के निकलने के बाद, उस राजनीतिक रवैये को सीखने की उम्र सीमा के पार करने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी के पे कोई भी पॉलिटिकल डिग्री या साइंस का किसी भी लेक्चर कुछ भी काम इस दौर में नहीं आने वाला है। काम अगर आएगा तो न तो सोनिया गांधी का कोई लेक्चर, न तो उनका कोई आर्टिकल और न ही कोई नीतीश कुमार का प्रस्ताव, न ही नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता। काम आने वाली अगर चीज है तो वो यही है कि वो सभी मंत्रालयों का कामकाज संसद के दिशा निर्देश के अनुरूप चले और संसद और संसदीय कमेटियां जो अलग अलग डिपार्टमेंट की है उसकी सिफारिशें ही मंत्रालयों का सबसे बड़ा मैग्ना कार्टा कहे, यानी ये कहे कि सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज के रूप में काम करने की तरीके के दरमियान आए, तो वही एकमात्र रास्ता है। और इसी एकमात्र रास्ते को बताने के लिए सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा और इसी एकमात्र रास्ते के ऊपर सरकार को चलने पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। अब आगे सरकार थोड़ा सा भी इससे पीछे अगर हटती है तो फिर ऐसे में आप ध्यान रखिए कि वो नीतीश कुमार है, वही नीतीश कुमार, वो किसको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, कौन भाजपा से आया है। बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी वालों को। कल पता चला कि कार्यकारी अध्यक्ष का भी पता नहीं है और वो एनडीए गठबंधन से एक बड़ा सहयोगी दल भी दूसरे पाले में चला गया। यानी सर्वमत होगा तो ये नहीं होगा, आम सहमति होगी तो ये नहीं होगी। लेकिन आम सहमति के अभाव पर जब सोनिया गांधी जब सवाल कर दिया तो इससे बड़ा उदाहरण इस दौर में कुछ भी नहीं हो सकता कि आम सहमति के अभाव की प्रक्रिया के ऊपर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने डिमांड के साथ इसको पुश करने का फैसला कर लिया। और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।